नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। 23 नवंबर को उसके नतीजे भी हमारे सामने होंगे। लेकिन इस बार आपने गौर किया होगा कि इन चुनावों को लेकर भविष्यवाणी करने से लोग कतरा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा ओपिनियन पोल हमारे सामने नहीं आए हैं, इक्का दुक्का आए हैं। उन इक्का दुक्का में महाविकास अघाड़ी को ही आगे बताया गया है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर न्यूज़ चैनल्स ने ना तो सर्वे करवाए हैं और ना ही उनकी बहुत चर्चा हुई है। बहुत सारे पत्रकार भी बढ़ चढ़ कर भविष्यवाणियाँ करने के आदी रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी खामोश हैं। वो जानते हैं कि हरियाणा चुनाव में और उसके पहले लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई हैं, अब उसके बाद अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ तो जो दर्शक हैं, जो देश के लोग हैं, वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। उनकी अच्छी खासी लानत मलामत कर सकते हैं। तो वो जाहिर है कि इस सवाल से कन्नी काट रहे हैं। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ हाथ फूंक फूंक कर पीता है, तो वो स्थिति हम सब की भी है। तो मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ, इस पर नहीं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। मैं आपसे सिर्फ वो 6 बड़े सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिन सवालों के उत्तर इस विधानसभा चुनाव से हमें मिलेंगे। और उन सवालों के उत्तर में ही ये भी छिपा हुआ है कि कौन सी पार्टी और कौन सा गठबंधन बेहतर कर सकता है, महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकता है। तो इन 6 सवालों में सबसे पहला जो बड़ा अहम सवाल है इस चुनाव का, वो ये है कि कौन है असली शिवसेना। आप जानते हैं कि शिवसेना को तोड़ा गया था अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और उसका एक बड़ा हिस्सा 52 में से 40 विधायक शिंदे लेकर चले गए थे बीजेपी के साथ, और उन्होंने सरकार बना ली थी, वो मुख्यमंत्री भी बन गए थे। तब से ये सवाल लटका हुआ है कि असली शिवसेना कौन है। और ये दोनों जो फैक्शन है शिवसेना के, शिंदे और उद्धव फैक्शन है, ये बार बार टकरा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने एक फैसला तो कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से फैसले कर रहा है, जिस तरह से उसकी भूमिका है, उसको लेकर गहरे संदेह हैं। तो इसलिए वो फैसला नहीं हो पाया। और लोकसभा चुनाव में भी चूंकि दोनों लगभग बराबर के परफॉर्मर रहे, तो वहाँ भी ये फैसला नहीं हो पाया। असली फैसला अब होना है, क्योंकि ये दोनों असल में रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इस पर दारोमदार रहेगा कि वो कौन असली शिवसेना है, किसके पास शिवसेना की विरासत है, किसके पास बाला साहब ठाकरे की विरासत है। क्योंकि उसको दोनों क्लेम कर रहे हैं, शिंदे भी और उद्धव ठाकरे भी। हालांकि उद्धव ठाकरे का क्लेम कहीं ज़्यादा पुख्ता है, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, हिंदुत्व के सवाल पर ज़रूर उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है शिंदे की पार्टी और बीजेपी। लेकिन मोटे तौर पर जो जन भावना की बात है, उसकी नज़रिए से असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की। लेकिन इस चुनाव में अगर उसने परफॉर्म नहीं किया, तो ये जो दावा है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। अब ये जो असली मुकाबला जो है इन दोनों पार्टियों के बीच में, वो 51 सीटों पर सीधा है। 51 सीटों पर ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ने जा रही हैं, और इन 51 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीत पाती है, इससे तय होगा। मतलब कम से कम 50% से ज़्यादा सीटें इस लड़ाई में अगर वो निकाल लेती हैं जो भी पार्टी, उसको माना जाएगा कि वो असली शिवसेना है। अब इसमें से केवल 20 सीटें तो मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र की ही हैं, और यहीं से शिंदे भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रूशियल लड़ाई है मुंबई पर अपना अधिकार जमाने की, अपनी ताकत दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की। तो एक बड़ा मामला ये यहाँ सेटल होगा मुंबई में। हालांकि जो बाकी की 31 सीटें हैं वो मराठवाड़ा में है, कोंकण, मराठवाड़ा कोंकण भी शिवसेना की
प्रभुत्व वाला इलाका माना जाता है और वहाँ भी ये परीक्षा होनी है। विदर्भ, उत्तरी और पश्चिमी महाराष्ट्र में भी ये दोनों शिवसेना के बीच में भिड़ंत है, लेकिन उन इलाकों में उतना करीबी मामला नहीं है जितना मुंबई में, कोंकण में, मराठवाड़ा में। तो ये देखना होगा कि इन क्षेत्रों में किस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता है, इसी से तय होगा। दूसरा सवाल है कि कौन है असली एनसीपी। जिस तरह से शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, उसी तरह से शरद पवार जिसके नेता थे एनसीपी, उसको अजित पवार ने तोड़ा और एक बड़ी संख्या विधायकों की लेकर वो चले गए महायुति में बीजेपी के साथ, वहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए और उनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे वो दरकिनार कर दिए गए। तो एनसीपी का मसला भी इस चुनाव में तय होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो शरद पवार की एनसीपी है उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अजित पवार कहीं नहीं ठहरे। तो एक तरह से ये तो तय हो चुका है लोकसभा चुनाव में, लेकिन असली परीक्षा अब इस चुनाव में होने जा रही है, क्योंकि अगेन ये दोनों पार्टियां बेसिकली क्षेत्रीय पार्टी विशेष पर ही इनका खास असर रहा है। इसलिए ये जो कसौटी है इस पर भी खरा उतरना पड़ेगा इन पार्टियों को। हालांकि इसमें साफ दिख रहा है कि शरद पवार की एनसीपी काफ़ी आगे है। इन दोनों के बीच 38 सीटों पर सीधी भिड़ंत है और 20 सीटें एनसीपी के गढ़ पश्चिमी महाराष्ट्र में हैं। तो ये 20 सीटों पर तो जाहिर है कि तुलना होगी ही दोनों की, कि जो गढ़ है पश्चिमी महाराष्ट्र का, वहाँ किस तरह का प्रदर्शन रहता है। लेकिन 38 सीटों में जहाँ दोनों सीधे सीधे टकरा रहे हैं, उनमें किस तरह से परफॉर्म करती हैं, उसके आधार पर तय हो जाएगा कि असली एनसीपी कौन है। और वो जो घड़ी का चिन्ह ये लेकर चले गए थे अजित पवार, वो भी साबित हो जाएगा कि गलत था। इसी तरह से वो तीर कमान का जो चिन्ह ले गए थे शिंदे साहब, उसका भी फैसला एक तरह से जनता की निगाह में हो जाना चाहिए। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 ये है कि कांग्रेस जहां सीधे सीधे बीजेपी से भिड़ रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ये हमने कई राज्यों के चुनाव में देखा है कि कांग्रेस का जब सीधे सीधे मुकाबला होता है बीजेपी से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है, हालांकि कुछ राज्यों में उसने चुनाव जीते हैं। कर्नाटक का चुनाव जीता, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता और पहले भी चुनाव जीते हैं। लेकिन अब जो महाराष्ट्र में उसे सीधे टक्कर देनी है बीजेपी को, ये 76 सीटें हैं जहां पर ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के। इन दोनों में से माफ़ कीजिएगा, इन दोनों में से कौन बेहतर ढंग परफॉर्म करता है, इस पर महाविकास अघाड़ी का भविष्य भी तय होगा। क्योंकि विदर्भ की जो 36 सीटें हैं, जो कपास बेल्ट कहते हैं, वहाँ बहुत कड़ा मुकाबला है। विदर्भ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये बार बार वहाँ से संदेश आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन करेगी क्या? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कांग्रेस जो है उसमें वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बावजूद इसके कि इसके सामने सारी कंडीशंस अच्छी होती। जैसे हरियाणा में जीता जिताए चुनाव हारा, मध्य प्रदेश में जीता चुनाव हारा, छत्तीसगढ़ का चुनाव भी उसी तरह से हारा था। तो यहाँ कैसा परफॉर्म करती है, ये कांग्रेस का एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही महाविकास अघाड़ी में, और अगर वो परफॉर्म नहीं करती है तो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने में भी दिक्कत आएगी। अगर दोनों घटक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, दोनों करीब 35-40 सीटें ले आते हैं, तो फिर सारा दारोमदार कांग्रेस का रहेगा कि वो भी 50-60 कम से कम सीटें लाए, तभी सरकार बनाने की स्थिति बनेगी। ये कर पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है इस चुनाव का। एक अगला जो प्रश्न है कि क्या बीजेपी की जो जोड़ तोड़ की राजनीति है उसे महाराष्ट्र की जनता स्वीकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में
बीजेपी ने गज़ब की तोड़फोड़ की है, खरीद फरोख्त की है। जो महाराष्ट्र का राजनीतिक कल्चर है, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है, जो उसमें ये सब नहीं था या बहुत कम था, उसको उसने पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। ये आम जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो इसको मानते हैं, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि उनके अंदर एक तरह की नफ़रत भी भर गई है बीजेपी को लेकर। महाराष्ट्र में एक तरह की नफ़रत भी पैदा हो गई है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, और वो बार बार झलकती भी रही है। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सारे रिपोर्टाज में ये देखा है। अगर बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं, महायुति की सरकार नहीं बनती है, तो उसका एक ही संदेश निकलेगा कि महाराष्ट्र ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार नहीं किया है। और ये एक बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए, जो कि हर राज्य में इसी तरह की राजनीति करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उनके इरादों से ये लगता है। तो ये एक बड़ा टेस्ट है महाराष्ट्र के जनता का कि वो इस बारे में क्या फ़ैसला सुनाता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर हंग असेंबली हुई तो बीजेपी एक बार फिर वही जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त का काम करेगी, और वहाँ के गवर्नर इसमें उसकी मदद करेंगे, और वो फिर इसी तरह से सरकार वहाँ बना सकती है। तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है वो आगे भी बढ़ सकती है। इसको रोक पाती है कि नहीं महाराष्ट्र की जनता या महाराष्ट्र के वोटर, ये देखना होगा। एक और फैक्टर है अडानी का फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरा है, बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। धारावी को लेकर एक ज़बरदस्त संघर्ष है। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि धारावी प्रोजेक्ट जो दिया गया है अडानी को, वो आते ही स्क्रैप कर देंगे, उसको खारिज कर देंगे, नए सिरे से टेंडर मंगाएंगे, नए सिरे से शर्तें तय करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि अडानी के बारे में अभी एक खुलासा अजित पवार ने कर दिया है कि वो किस तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार न बने इसके लिए मीटिंग करवा रहे थे। तो अडानी की भूमिका को लेकर, और ये सारा फैक्टर गुजराती बनाम महाराष्ट्री फैक्टर भी फैक्टर बन रहा है, जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अडानी ये तीनों जुड़ जाते हैं। तो ये गुजरात बनाम महाराष्ट्र का फैक्टर, अडानी की भूमिका, अडानी को मुंबई सुपुर्द करने का जो आरोप है वो है, और उसका एक जो भावनात्मक उभार है उसका कितना असर इस चुनाव पर पड़ता है, ये भी देखने की बात होगी। और अंतिम जो प्रश्न है इस पूरे चर्चा का, वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चुनाव जिताने की क्षमता की परीक्षा यहाँ फिर होने वाली है। हरियाणा का चुनाव जब बीजेपी ने जीता था तो कहा गया था कि आरएसएस की वजह से वो जीती थी, क्योंकि आरएसएस ने पूरी कमान अपने पास ले ली थी और आरएसएस ने ही ग्राउंड वर्क किया था, जिसकी वजह से बीजेपी को तीसरी बार चुनाव जीतने में मदद मिली थी। उसके बाद ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र भी आरएसएस ने अपने हाथ में ले लिया है, और उसने अपनी पूरी सेना महाराष्ट्र में दौड़ा दी है, अपने पूरे कार्यकर्ताओं को उतार दिया है, और गांव-गांव, शहर-शहर में, चप्पे-चप्पे में उनको लगा दिया है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र का चुनाव जीतना है बीजेपी के लिए, और वो काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या आरएसएस, जिसका गढ़ नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, जिसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, वहाँ क्या वो बीजेपी को सत्ता में लाने में कामयाब हो पाता है? उसकी भूमिका क्या रहती है? क्या वो सचमुच में इतना ताकतवर है, इतना सक्षम है, उसकी इतनी पैठ है कि चुनाव नतीजों को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सके? तो आरएसएस की भी ये परीक्षा है। तो ये 6 प्रश्न हैं। जब चुनाव मतगणना होगी, चुनाव नतीजे सामने आ रहे होंगे, तो आप इन पर नज़र रखिएगा कि इनके बारे में महाराष्ट्र की जनता किस तरह का जनादेश दे रही है और उसके मायने क्या हैं भावी राजनीति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।